सुबह की पहली किरण के साथ कामिनी की नींद खुल गई। उसने आंखें मिचमिचाकर उन्हें श्यामल उजाले में देखने को अभ्यस्त किया। बाहों को सिर के ऊपर तानकर, पैरों को लंबा खींच शरीर की जकड़न को दूर किया और बाएं करवट लेकर बगल में सो रहे मुकुल को निहारा। गहरी नींद में दोनों बाजुओं को सीने पर बांधे होठों को थोड़ा सा खोले सोता हुआ मुकुल बेहद मासूम लग रहा था। उसे देख कामिनी के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसका शरीर कसमसाने लगा। उसका तन और मन खुद को मुक्कू की बलिष्ठ बाहों में कैद होने को मचलने लगा। उसके होठों की तपिश अचानक कई गुना बढ़ गई। वह उन अधखुले होठों से एकाकार होने को मचल उठे। उसने हौले से अपने होंठ उसके होठों से छुआए, साथ ही उसके बालों की खुली लटें मुकुल के चेहरे को चूमने लगीं। एक सरसरी तो उसके चेहरे पर भी पैदा हुई होगी। वह कुनमुना या और उसने करवट बदल ली। कामिनी के तप्त खुले होंठ उपेक्षित से ठिठके रह गए। ये ठिठकन उसे पिछली रात में ले गई। डिनर के बाद किचन समेटकर वह अपने कमरे में आ गई थी। बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए थे। मुकुल ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। सासू माँ बेटे के साथ बैठने का सुख लेने के लिए इंग्लिश न्यूज़ चैनल की गिट्टर पिटर में भी हाथ में माला लिए बैठी थीं। कामिनी ने दिन भर की थकान को शॉवर में धो डाला। गीले बालों को टॉवल में लपेटे लेस की नींबू पीली नाइटी पहने वह आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद के रूप पर मोहित हो गई। गोरा चंपई रंग, बड़ी बड़ी आंखें, थोड़ी छोटी लेकिन तीखी नाक भरे भरे होंठ जो दबे छुपे शरीर में उठने वाली हर लहर पर लरसते हैं। सुतवां लंबी गर्दन और भरे भरे वक्षों के बीच गहरी रेखा में उंगली फेरते वह गर्व से भर गई थी। बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या किसी को इतना सुंदर होना चाहिए? उसने आईने में नजर आने वाली गहरी काली आंखों में झांकते हुए पूछा था और कोई जवाब न पाकर अपने बालों को टॉवल से आजाद कर गर्दन झटकते हुए पीछे पीठ पर फेंका था। दो तीन अल्हड़ लटें दूसरी ओर से घूमकर उसके चेहरे को चूमने लगी थीं और उनके ऐसा करते ही चेहरे की लुगाई और बढ़ गई थी। देर तक कामिनी खुद को निहारती रही, हाथों में क्रीम मलते पैरों को सहलाते, कभी झुकते कभी मुड़ते शरीर पर बनने वाली रेखाओं को देखते वह मुकुल के कमरे में आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। बाहर टीवी की आवाज बदस्तूर जारी थी। आवाज बार बार बदल रही थी, चैनल बदले जा रहे थे। मुकुल न्यूज़ देख चुके हैं, फिर भी न जाने क्यों बाहर बैठे हैं, आते क्यों नहीं। कामिनी को इंतजार का एक पल भारी लग रहा था। उसने बाहर झांककर देखा, मांझी मुकुल के साथ ही बैठी थी और कोई दिन होता तो वह उसे आवाज देकर सोने को कहती, लेकिन आज वह चाहती थी कि मुकुल खुद उसके पास आए। वह पानी लेने के लिए ड्राइंग रूम से होते हुए गई और लौटी। मुकुल ने उसे देख लिया था, अब तो वह तुरंत आ ही जाएगा। सोचते हुए वह बिस्तर पर लेट गई। दिन भर की थकान और इंतजार के भारी पलों भारी होती पलकें गहरी नींद में डूब गई। बाहर दूध वाले ने घंटी बजाई। होठों को दांतों से काटते बिखरे बालों को जूड़े में समेटते उसने पैरों में चप्पल डाली, नाइटी ठीक की और जल्दी से अलमारी से एक दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाल लिया। दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर आते हुए तन मन में उठती बेचैनी कहीं अंदर दुबक गई थी और उसके भीतर कहीं होने का एहसास एक सूनापन बन मन में फैल रहा था। जबकि आसपास के घरों और सड़कों से गाड़ियों, बर्तनों और बोलने चालने की आवाजें घर में भर रही थीं। दूध गैस पर चढ़ाते हुए उसने खुद को समेटा, एक गिलास ठंडा पानी पीकर संयत किया, घड़ी पर एक नजर डाली और यंत्रवत काम में लग गई। अब सुबह के समय पहले सी हड़बड़ाहट नहीं रहती। बच्चे बड़े हो गए हैं। बेटे का कॉलेज का आखिरी साल है और बेटी भी कॉलेज में है। उनके लिए नाश्ता वही बनाती है, लेकिन खाना बनाने को क आती है। मुकुल खाना खाने दोपहर में ऑफिस से घर आते हैं। कभी कभी बच्चे भी आ जाते हैं। अधिकतर तो वे कॉलेज की कैंटीन में ही खाते हैं या दोपहर बाद घर आकर। पहले तो बेड टाइम खाना खाने पर कामिनी उन पर गुस्सा होती थी, जिसे वे चिल मोमा चिल कहकर हवा में उड़ा देते थे। फिर मुकुल के समझाने पर अब कामिनी ने इस बात का टेंशन लेना छोड़ दिया है, जिसे जब जहां खाना हो खाए, बस कोई भूखा न रहे। वह सुबह कुक को बता देती है क्या बनाना है, सब्जी बाहर निकाल जाती है,
अगर कभी भूल गई तो दादी कुक से अपनी पसंद के अनुसार बनवा लेती हैं। कामिनी सुबह जल्दी नाश्ते के साथ खुद की सब्जी रोटी बना लेती है। कॉलेज के कैंटीन का खाना उसे पसंद नहीं आता, फिर वह हेल्थ और हाइजीन के लिए भी कुछ ज्यादा ही सजग रहती है। सिर्फ यही नहीं, न जाने क्यों पिछले 2-3 वर्षों से वह अपने फिगर के लिए भी कुछ ज्यादा सचेत हुई है। कॉलेज में उसकी फ्रेंड उसकी फिटनेस की तारीफ भी करती है तो ईर्ष्या भी। खुद को कैसे कैरी करना है यह कामिनी को खूब बखूबी आता है। कलफ लगी कॉटन या सिल्क की साड़ियां हो या जॉर्जेट शिफॉना, मैचिंग पर्स, ज्वेलरी, घड़ी और सैंडल हर किसी की नज़रों में भरते हैं और तारीफ करते करते भी कोई तंज उनके मनोभावों को कामिनी तक पहुंचा देता है। कामिनी भी पल्ला लहराते बालों को झटकते मंद मुस्कान से तंज को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। कॉलेज कैंपस हो, कॉरिडोर या क्लासरूम, कामिनी को कोई जरअंदाज नहीं कर सकता। बस न जाने क्यों मुकुल ही आजकल उससे दूर कटा कटा रहने लगा है। उसके निजी वक्त को टीवी के सामने बैठ चैनल बदलते हुए जाया करना, उसके सो जाने के बाद कमरे में आना, आकर भी न उसे उठाना, न बाहों में भरना, न किस करके उसे जगाना, बस बाहों को बांधकर सो जाना। कामिनी को लगता है यह उनकी जिंदगी का गोल्डन टाइम है। मुकुल का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चे अपनी जिंदगी की दिशा तय कर चुके हैं, वह भी अपनी नौकरी में सीनियर होकर अच्छा पैसा, मान सम्मान पा रही है। ऐसे समय में उनके बीच अंतरंगता कुछ और प्रगाढ़ होना चाहिए। दोनों अब दीन दुनिया भूलकर एक दूसरे में खोए रहे, एक दूसरे के साथ खेलते बोलते बतियाते छेड़ते जिंदगी का आनंद लें। जितना कामिनी इन पलों को जीने के बारे में सोचती, मुकुल उतना ही उससे उदासीन होता जाता। मुकुल उठ चुका था। कामिनी 2 कप चाय बनाकर कमरे में ले गई। वह लेटा हुआ था। उसकी बलिष्ठ बाहें बनियान से झांकता घने काले रोएंदार सीना कामिनी के अंदर दुबकी बेचैनी को फिर बाहर ले आया। उसने मुकुल की बाहों को सहलाते हुए हाथ की उंगलियों को घूंघराले रोयों में उलझा दिया। अचानक ही मुकुल चादर एक तरफ फेंक कर उठ बैठा और स्लीपर पैर में डालकर बाथरूम में घुस गया। कामिनी बुरी तरह आहत हुई। शादी के दूसरे दिन से ही सुबह की चाय के साथ मुकुल को जगाना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। जागते ही कामिनी को बाहों में भरकर बिस्तर में खींच अपनी शरारतों से उसे सराबोर करना, माँ बाबूजी की उपस्थिति, घर के काम की व्यस्तता जैसी उसकी अनुनय विनय को उसके होठों में ही दबा देना मुकुल का शगल था। चाय रखे रखे ठंडी हो जाती, जिसे दग्ध होठों से दोनों हंसते हंसते पीते। कामिनी को रोज ही देर होती नाश्ता बनाते नहाते तैयार होते भी मुकुल उसके आसपास ही होता। वह रूठती, वह मनाता अगले दिन से सुधरने की कसम खाता ले, किन कामिनी मन ही मन मनाती कि तुम कभी न सुधरो। कमरे के बाहर भी आंखों ही आंखों में ये छेड़छाड़ चलती रहती। लजीली सजीली शर्मीली शरारती मुस्कान कामिनी की चेहरे की लुनाई बढ़ाती और मुकुल विभोर हो उसे देखता रहता। 10 बजे वह कॉलेज के लिए निकलती। उसके बाद मुकुल की दिनचर्या शुरू होती। बाथरूम में मुकुल को देर लग रही देख खींचकर कामिनी ने अकेले ही चाय पी ली और मुकुल की चाय ढंककर वह एक कड़वा हट गटकते कमरे से बाहर चली गई। झाड़ू पोंछा करने वाली कांता आ गई थी। कामिनी अनमनी सी फैले बिखरे घर को समेटने लगी। कांता की चाय बनी रखी थी। कामिनी नाश्ते की तैयारी में लगी थी। चाय पीते कांता कामिनी से अपने सुख दुख कह सुन लेती है। भाभी, कल सब्जी में जरा नमक तेज हो गया। इस बात पर मेरे पति को इतना गुस्सा आया कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। एक तो वह इतना लंबा तगड़ा है, उस पर मेहनत करने वाले हाथ, मैं तो एक हाथ में जमीन पर गिर पड़ी। भाभी में भी कम नहीं हूं, मैं वहीं पड़ी रही, उठी ही नहीं। वह आवाज लगाता रहा, कांता कांता। मैं बिना हिले डुले वैसे ही पड़ी रही। फिर तो भाभी वह ऐसा घबराया कि कहीं मर मरा तो नहीं गई। खाना छोड़कर उठा, मुझे उठाया। मैंने भी नाटक किया जैसे मैं बेहोश हूं। कांता साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर खी-खी करके हंसने लगी। कामिनी खिन्न मन से उसकी बात सुन रही थी। उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। इस समय वह कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बात सुनाए बिना कांता टलने वाली नहीं थी। उसने बेख्याली में कहा, हूं फिर। इससे उत्साहित होकर कांता कहने लगी, फिर क्या भाभी, उसने मुझे उठाया। मैं तो हाथ पैर सिर डीले छोड़कर उसकी बाहों में झूल गई।
सच कहूं, उसकी चीख निकल गई। उसे लगा यह तो गई। मुझे वहीं छोड़कर पानी लेने भागा, मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। कांता की हंसी नहीं रुक रही थी। हंसते हंसते वह कामिनी की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। कामिनी अब भी कोई बात सुनने समझने की मन स्थिति में नहीं थी। मुकुल का व्यवहार उसे छलनी किए दे रहा था, लेकिन कांता को मना करना आसान नहीं था। वह बुरा मान गई तो आधा अधूरा काम करके चलती बनेगी। कामिनी कब तक उसके पीछे पीछे घूमेगी? उसने खुद को समेटा और स्वर में उत्साह अचरज भरकर कहा, फिर क्या भाभी, मैंने भी उससे खूब मान मनव्वल करवाया। उसने मुझसे माफी मांगी, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया, और फिर भाभी। कांता लाज से दोहरी हो गई। उसने मुझे खूब प्यार किया। यह सुनकर कामिनी के दिल में एक हुक सी उठी। उसने खुद को कामों में और व्यस्त सा करते कांता की तरफ से पीठ फेर ली। अच्छा चल, अब जल्दी से काम निपटा देख, 9 बज गए हैं। कामिनी ने हुक को दबाते हुए स्वर को भरसक सामान्य बनाते हुए कहा। कांताबाई, पहले मेरा कमरा साफ कर दो, मुझे जाना है, बेटे ने किचन में प्रवेश करते हुए कहा। तब कांता की गोष्ठी भंग हुई। वह उठ खड़ी हुई। आज जल्दी जाना है, लंच तो घर पर करेगा ना? हाँ, 2 बजे तक आ जाऊंगा, लंच बनवा लेना। ग्रीन टी के पैकेट बेटे ने निकालते हुए कहा। चाय लेकर वह अपने कमरे में चला गया। बच्चे अपने अपने कमरे की सफाई करवा लेते हैं। माँ जी अपने कमरे की चाय और बातें सुनने के एवज में कांता उसके कमरे और बाकी घर की सफाई अच्छे से करती है। कामिनी ने नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और खुद के लिए फुलके सेंकने लगी। किचन समेटकर वह कमरे में आई, तब तक मुकुल वहां से जा चुका था। वह ड्राइंग रूम में बैठ पेपर पढ़ रहा था। कमरे में चाय का खाली कप, मुचड़ा पड़ा बिस्तर कामिनी को मुंह चिढ़ा रहे थे। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा। तब तक कांता सफाई करने आ गई। उसके जाने के बाद कामिनी बाथरूम में घुस गई। कल रात से अब तक कई गुना बढ़ चुकी बेचैनी आंखों के रास्ते बाहर निकल पड़ने को हुई, जिसे उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की और उसे शावर के साथ बहा दिया। मन तो उसका बुक्का फाड़ कर रोने का हो रहा था, लेकिन कहीं आवाज बाहर न चली जाए। इतने लंबे समय से अपने अंदर जतन से छुपाई इस बेचैनी को सबके सामने, खासकर बच्चों के सामने आ जाने की शर्म ने उसे कुशल अभिनेत्री बना दिया था। बच्चे क्या, वह तो मुकुल के सामने भी सामान्य रहने की ही कोशिश करती है। अभी तो वह खुद ही इस बदलाव के कारण को नहीं समझ पाई है और न ही समझ पा रही है कि इसका सामना कैसे करे। ऐसे में सब समझने की कोशिश करते सामान्य दिखना ही एक उपाय है। जवान बच्चों और बूढ़ी सासू माँ के सामने कोई भी तमाशा उसका मजाक बना देगा या फिर मुकुल को प्रश्नों के घेरे में खड़ा करेगा। प्रश्न भी ऐसे जिन्हें न बच्चे पूछ सकेंगे न सासू माँ, लेकिन वे उनके दिल, दिमाग और आंखों में कौंधते रहेंगे। वह कैसे उन आंखों में प्यार और सम्मान की जगह इन प्रश्नों को देख सकेगी? इसलिए खुद जाने समझे बिना वह क्या महसूस कर रही है, किस उपेक्षा को झेल रही है, ये बात इस कमरे की 4 दीवारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। कामिनी ने तैयार होकर खुद को निहारा। इंडिगो ब्लू बाग प्रिंट की साड़ी के साथ मोती की माला और कर्णफूल उसके चेहरे को दिपदिपा रहे थे। ध्यान से देखने पर ही आंखों की उदासी नजर आ सकती थी। उसे भी वह करीने से लगे काजल और लाइनर से छुपाने की कोशिश करती थी। वह होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। तभी मुकुल ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। आज कहाँ बिजलियां गिराने का इरादा है? कामिनी तल्ख होकर कुछ कहने वाली थी, लेकिन रुक गई। इस समय मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं है। मुकुल ने उसके माथे पर प्यार भरा चुंबन अंकित किया और फिर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, चलो नाश्ता कर लो, देर हो जाएगी। और कामिनी को वैसे ही छोड़कर बाहर चला गया। नाश्ता करते हुए सब कुछ सामान्य था। कामिनी भी चुपचाप नाश्ता करती रही और फिर गाड़ी की चाबी लेकर कॉलेज के लिए रखाना हो गई। कामिनी की सोच की रफ्तार कार की स्पीड के साथ बढ़ती जा रही थी। अंतस में विचारों की रेलमपेल से सड़क की भीड़ अदृश्य सी हो गई। विचारों में गुम उसे पता ही नहीं चला कि चौराहे पर सिग्नल रेड लाइट शो कर रहा था। क्रॉस करते समय लेफ्ट साइड से आती गाड़ी के ड्राइवर ने उसे भद्दी सी गाली दी। तब उसकी तंद्रा टूटी। उसने गाड़ी रिवर्स की और शर्मिंदगी और असहाय वाले भाव से इधर उधर देखकर
चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। ग्रीन लाइट जलते ही विचार फिर हावी होने लगे। यूं तो हमेशा ड्राइविंग के समय वह रोड पर ही केंद्रित रहती थी। आज भी चौकस आंखें रोड पर फोकस थीं, किंतु दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा था। उसकी कार के आगे एक स्कूटी जा रही थी। हॉर्न बजाने पर भी साइड नहीं दे रही थी। उसने ध्यान से देखा, चौंक गई। उसकी समवयस्क थी वह महिला जो स्कूटी चला रही थी। ध्यान आकर्षित किया उसकी ड्रेस और स्कूटी के हुक में लटके पर्स ने। हूबहू उसके जैसा पर्स और कुर्ता भी, सेम वैसा ही जैसा उसे पिछले महीने मुकुल ने गिफ्ट किया था। क्या ये महज संयोग हो सकता था? उसे एक पल में पुरानी देखी हुई फिल्म रंग बिरंगी याद आ गई। इस बात ने उसकी सोच को फिर से रात और सुबह वाले घटनाक्रम की ओर पहुंचा दिया। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूं, उसने खुद से ही कहा और सिर को पीछे की ओर झटका, मानो विचारों को झटकने का प्रयास कर रही हो। उसे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि कॉलेज का गेट सामने दिख रहा था। उसने गाड़ी पार्क की, पर्स और मोबाइल उठाया और गाड़ी का गेट खोला ही था कि उसके हाथ पर कुछ गीला सा टपका। नजर ऊपर गई, जहां पेड़ की टहनी पर एक चिड़िया थी। अन्य दिनों में चिड़िया देख वह खुश हो जाती थी, किंतु आज उसका खराब मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसकी सफाई पसंद आदत की वजह से कार में टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर हमेशा ही रहता है। उसने हाथ पर गिरी बीट को साफ किया और कार से उतर गई। स्टॉफ रूम में पहुंचकर उसने टेबल पर पर्स रखा, सबका अभिवादन कर चेयर पीछे खींची और बैठ गई। अब उसने नोटिस किया कि वहां उपस्थित सभी मैडम अपने मोबाइल को देखकर धीमे धीमे हंस रही हैं और मेल प्रोफेसर सिर नीचा किए हुए बैठे हैं। उसने अपनी साथी प्रोफेसर नीलम की ओर देखकर इशारे से पूछा कि क्या मैटर है। नीलम ने मोबाइल की ओर इशारा किया, साथ ही चुप रहने को भी कहा। वह पसोपेश में थी, किंतु चुप रहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी वहां इस तरह चुपचाप बैठे रहने से। कामिनी मैडम, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। चपरासी की बात सुनकर उसे इस अप्रिय और बोझिल माहौल से निकलने में मदद मिली। प्रिंसिपल से मिलने के बाद वह सीधे अपने डिपार्टमेंट में पहुंची। कुछ स्टूडेंट्स को उसने नोट्स देने के लिए बुलाया था। वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कॉलेज का जॉब उसे अच्छा लगने का सबसे बड़ा और पॉजिटिव पक्ष यही दिखता है कि हर सत्र में नए किशोर व स्टूडेंट्स से मुलाकात होती है। साल दर साल बदलती सोच के साथ खुद को अपडेट रखने का अवसर मिलता है। जॉब में एकरसता कभी भी नहीं महसूस होती। वह आज भी खुद को युवा और ऊर्जावान महसूस करती है। उसकी एक वजह यह भी है, स्टॉफ के कुछ लोग पुरानी लीक पर चलना पसंद करते हैं। वे जल्दी ढल भी जाते हैं। उन्हें न तो टीचर्स पसंद करते हैं और न स्टूडेंट्स। क्लास खत्म होने के बाद भी स्टूडेंट्स गए नहीं तो उसने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। मैडम, वो अब भी जैन मैडम नहीं आई हैं। उनका चैम्बर बंद है। आपको ऑब्जेक्शन न हो तो हम यहीं बैठकर अपना काम कर लें। उसे आपत्ति तो नहीं थी, किंतु उसे खीज उत्पन्न हुई कि यह जैन मैडम क्यों समय की वैल्यू नहीं समझती। तभी वे बदहवास सी तेजी से कॉरिडोर में आती हुई दिखीं। हमेशा की तरह बेतरतीब सी साड़ी, उलझे बिखरे से बाल। पता नहीं ये करती क्या रहती है। देर से आती है, फिर भी अव्यवस्थित चिरकुंवारी है। कोई काम भी ज्यादा नहीं होगा फिर भी। तभी तो स्टॉफ के लोग मजे लेते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है तो किसके लिए तैयार होंगी। उसे इस मानसिकता से चिढ़ होती है, किंतु बोलने वाले को चुप थोड़ी किया जा सकता है। उसे पता है कि अप टू डेट रहने पर भी लोग उन्हें लेकर बातें करेंगे ही कि किसके लिए तैयार होती हैं। गोया कि कोई अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जी ही नहीं सकता है। उनकी पर्सनल लाइफ, मुझे क्या करना वाले भाव से उसने विचारों को परे धकेल दिया। स्टूडेंट्स के जाने के बाद उसे चाय की तलब महसूस हुई। घड़ी की ओर देखा, टी ब्रेक में 20 मिनट बाकी थे। उसने मोबाइल खोल लिया। कॉलेज के स्टाफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसे खोलते ही स्टाफ रूम की घटना उसे कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। उसने नीलम को कॉल कर अपने विभाग में बुलाया। पूरी बात अब जाकर स्पष्ट हुई। दीक्षित सर ने एक नॉनवेज जोक गलती से ग्रुप में डाल दिया था। कुछ कड़क प्रतिक्रियाओं के बाद ध्यान जाने पर डिलीट फॉर ऑल कर दिया था, किंतु यादव मैडम उसे महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर चुकी थीं। इसीलिए महिलाएं मुस्कुरा रही थीं
और पुरुष साथी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अरे, यदि गलती से डाल भी दिया था तो इग्नोर करना था। अब हम किशोरवय नहीं हैं, उम्र के इस सोपान पर इतने परिपक्व हैं कि गलत मंशा से नहीं डाला होगा। तूने पढ़ा था? नीलम ने जब पूछा तो कामिनी ने फिर व्हाट्सएप खोला और अब लेडीज ग्रुप में उसे पढ़ा। ओह, पति पत्नी के इस जोक में शर्मा सर और मैडम का नाम लिखा है, इसीलिए शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके स्टाफ में एक कपल था, शर्मा सर कॉमर्स में और मैडम फिजिक्स की प्रोफेसर। वही तो गलत लगा। अपने ग्रुप में कुछ भी मजाक कर लो, परंतु इस तरह सार्वजनिक रूप से निशाना बनाना गलत है। अब पति पत्नी हैं तो क्या कॉलेज में भी? कहते हुए नीलम की आवाज थोड़ी तल्ख हो गई थी। पूरे स्टाफ में उसे नीलम का मानसिक स्तर खुद से मेल खाता हुआ लगता है। 10 साल से दोनों इसी कॉलेज में साथ काम कर रही हैं। कुलीग से ज्यादा दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे से कभी कभी अपने मन की बात शेयर कर लेती हैं। बात करते हुए उन्होंने टिफिन खोल लिया था। नीलम के टिफिन में अचार और परांठा देखकर कामिनी ने पूछ ही लिया कि आजकल वह अचार ज्यादा खाने लगी है। क्या करूं यार, आजकल कुछ मन ही नहीं करता। हर समय एक उदासीनता सी महसूस होती है, काम करने में थकान लगती है। इसी वजह से राकेश भी मुझसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं उन्हें वक्त नहीं देती। किसी तरह से परांठे सेंक लिए, सब्जी बनाने का न तो मन था और न ही समय। सोच रही हूं कि कॉलेज कैंटीन से ही मंगवा लिया करूंगी। उसकी बात सुनकर कामिनी को मुकुल द्वारा की गई अपनी उपेक्षा याद आ गई। अच्छा, आजकल मुकुल भी मेरी उपेक्षा करने लगे हैं। पता नहीं किस बात पर नाराज हैं। मैं जितना पास जाने की कोशिश करती हूं, उतना ही वे दूर होने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों भला? नीलम को सुनकर आश्चर्य हुआ। तुम दोनों तो लव बर्ड्स के रूप में मशहूर हो। तुम्हारा उदाहरण देते हैं सब कि कामिनी मैडम को देखो, कितनी अच्छी तरह से घर, पति और बच्चों को बांध कर रखा है और साथ ही साथ खुद भी व्यवस्थित रहती हैं। इस उम्र में भी इतनी सुंदर कि कोई नवयुवती भी उनके सामने लजा जाए। नीलम की बात सुनकर कामिनी के अंदर दुबकी बेचैनी एक बार फिर उसे सिहरा गई और बेसाख्ता उसके मुंह से निकल पड़ा। लेकिन यह सुंदरता आजकल मुकुल को आकर्षित कर ही नहीं पाती। सबके सामने सहज रहते हैं, किंतु मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन या तो उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही या वे मेरी जरूरत समझ नहीं पाते। कहने के साथ ही कामिनी एक पल को खुद भी सिहर गई और उसकी आंखें नम हो गईं। वह नीलम से नजरें चुराती हुई फर्श को देखने लगी। ऐसा नहीं कि नीलम से उसकी कभी अंतरंग बातें न हुई हों। पहले भी दोनों ने निजी बातें शेयर की हैं, किंतु अपने प्यार की, अपनी उपेक्षा की नहीं। कामिनी सोचने लगी कि क्या उसकी डिजायर इतनी बढ़ गई है? ये बात उसके मुंह से निकली कैसे? नीलम क्या सोचेगी मुकुल के बारे में या कि मेरे बारे में? क्या मुझे मेरी पर्सनल लाइफ इस तरह से डिस्कस करनी चाहिए थी? वह इसी ऊहापोह में बैठी थी कि अपने कंधे पर नीलम के हाथ का स्पर्श पाकर मुकुल से मिली उपेक्षा का दर्द आंखों से बहने लगा। उसने तुरंत ही कंट्रोल किया और बोली, छोड़ यार, मैं भी क्या फालतू बात ले बैठी। नीलम उसका हाथ सहलाते हुए बोली, तू मुझे क्लोज फ्रेंड सिर्फ मानती है या मैं हूं वास्तव में? कोई शक है? हम क्लोज फ्रेंड्स हैं और रहेंगे। ये कहने के साथ ही कामिनी ने कैंटीन में फोन कर 2 कप चाय डिपार्टमेंट में भेजने को कहा। चाय के साथ बात करना हमेशा आसान होता है। चाय पीते हुए नीलम ने समझाने वाले अंदाज में बोलना शुरू किया। तो सुन, ये छोड़ने वाली बात नहीं है। इस उम्र में तो पुरुष कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो जाते हैं। मुकुल यदि तुझसे दूर जा रहे हैं तो वजह तो पता करनी पड़ेगी। राकेश तो आजकल मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। बेटी की शादी के बाद तो कुछ शर्म लिहाज ही नहीं बचा किसी का, परंतु तेरे यहाँ बच्चे और सासू जी दोनों के रहते कुछ संकोच होता होगा शायद। तू खुलकर बता, क्या बात हुई? मुकुल की उपेक्षा से उपजा दर्द था या खुद के अधूरेपन की प्यास कामिनी के शब्दों का प्याला, जो छलका तो एक बारगी पूरा खाली होकर ही रहा। उसने रात से लेकर सुबह कॉलेज आने से पहले तक की सारी घटना उसे बताई। उसकी बातें सुनकर नीलम गहरे सोच में डूब गई। कामिनी के छलकते दर्द में उसे राकेश का चेहरा नजर आया। एक पल को लगा कि वह खुद भी तो राकेश की उपेक्षा कर रही है। क्या वह भी अपने किसी दोस्त से इसका जिक्र करेंगे?
क्या मैं गलत हूं या कि कामिनी गलत है? लेकिन मैं जानबूझकर तो कुछ नहीं करती। मुकुल का पक्ष भी समझना होगा। उसने खुद को संयत किया और फिर धीरे धीरे कामिनी का मन टटोलना शुरू किया। हो सकता है कि मुकुल किसी परेशानी में हो या थक जाते होंगे, इस वजह से तुझे समय नहीं दे पा रहे होंगे। तूने पूछा कभी? इसमें पूछने वाली क्या बात है नीलू? बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों का कैरियर सेटल होने जा रहा है, धन दौलत ऐश्वर्य सब तो है, और न ही मैं अन्य औरतों की तरह खुद की उपेक्षा कर थुलथुल हो गई हूं। मुझमें भी ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से उनका ध्यान मेरी ओर आकृष्ट न हो। तूने बताया कि वे मांझी के साथ टीवी देख रहे थे। हो सकता है कि मांझी ने उन्हें रोक रखा हो और वे लिहाज के कारण उठकर नहीं आए। इतने सालों तक जिसने इस बात पर ध्यान न दिया हो, वह क्या अब अपनी सोच बदलेगा? कामिनी जहां बात का एक सिरा छोड़ती, वहीं नीलम दूसरे सिरे को पकड़कर प्रश्न पूछना जारी रखती। फिर तो जरूर बड़े होते हुए बच्चों के सामने उसकी बात काटकर कामिनी बोली कि बच्चे शुरू से अपने कमरे में रहने के आदी हैं। मैं बेडरूम के बाहर की नहीं, अंदर की बात कर रही हूं। हमारी पर्सनल लाइफ हमेशा इतनी रोमांटिक रही है। अब क्या वजह हो सकती है? मुकुल मुझसे कटे कटे क्यों रहने लगे? ये सब सोचकर मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। कहीं उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? कहते कहते कामिनी फफक पड़ी। नीलम इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं वह मुकुल की जगह खुद को रखकर सोचने को विवश थी। तू पैशंस रख और कुछ दिन तक मुकुल के रूटीन को चेक करती रह। हो सकता है कि मौजी ने कुछ कहा हो, उस पर बिजनेस का प्रेशर हो, साथ ही उसके बिजनेस टूर पर आने जाने के समय थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना। घर पर आने में देरी हो तो प्यार से वजह पूछना। मुझे विश्वास है कि तेरी शंका निर्मूल निकलेगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तू इतने यकीन से कैसे कह सकती है? कामिनी उसकी बात पर भरोसा करना चाहती थी, किंतु उपेक्षा के दंश से उबर भी नहीं पा रही थी। वो इसलिए कि मैं भी आजकल राकेश के नजदीक आने से विचलित सी हो जाती हूं। यकीन मान, मैं उससे पहले से भी अधिक प्यार करती हूं, उसका ख्याल भी रखती हूं, बस उन पलों में हिस्सा नहीं पाती। हजरह तेरी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि क्या मैं भी गलत हूं, या कि राकेश भी तेरी तरह परेशान होंगे मेरे व्यवहार से। बस इसीलिए मेरा दिल कह रहा है कि फिर भी चूंकि मुकुल पुरुष है और जब राकेश से उनकी तुलना करती हूं तो थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए कुछ दिन उन पर विशेष नजर रख कि वे कहाँ जाते हैं, कब किससे मिलते हैं। उनके सामाजिक क्रियाकलापों में कुछ दिन ज्यादा सहभागिता कर। अपनी तरफ से कुछ न कहना कर, बस उनकी तरफ से पहल का इंतजार कर। तुझसे ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं पाएंगे। तभी चपरासी ने आकर कामिनी से कहा कि प्रिंसिपल ने रिपो मंगवाई है। मैडम से कह दो कि क्लास खत्म हुई है, अभी थोड़ी देर से रिपोर्ट रट्स लेकर आती हूं। नीलम से बात कर कामिनी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। शायद तू सही कह रही है, देखती हूं कुछ दिन। अब मैं जरा ऑफिस में जा रही हूं, उस केस की जांच रिपोर्ट सबमिट करनी है आज। कंप्यूटर पर टाइप करवा कर मैडम को दे दूं। थैंक्स यार, सी यू। ठीक है, और सुन, रिपोर्ट ऐसी तैयार करना कि छात्रा को कोई परेशानी ना हो। ओके, टेक केयर। कामिनी के जाने के बहुत देर बाद तक भी नीलम उसी के डिपार्टमेंट में बैठी गहन सोच में डूबी रही।